बहुत ही गंभीरता से इस बात को हम लोग लेना शुरू करेंगे। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस आईपीसी में 511 और बीएनएस 62 में अटेम्प्ट को बताया गया है, पर डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ बताया गया है व्हाट इज अटेम्प्ट एक्चुअली। अटेम्प्ट के लिए 2-3 बातों को, 2-3 शब्दों को आपको बहुत गंभीरता से जानना है। पहला जो शब्द मैं आपके सामने प्रयोग कर रहा हूं वो है एक्चुअली में, अपराध की दिशा में, टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम। ये फर्स्ट एक्ट है, फर्स्ट ओवर्ट एक्ट है। दैट्स वाई प्रिंसिपली इन रियली इट इज ए प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द क्राइम। 4 स्टेज हैं, ठीक है, वो आप मेंस रिया, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, देयर आफ्टर अ कमिटमेंट मीन्स अ क्राइम। लेकिन अगर आप देखें अपराध को, तो अपराध का ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, प्रारंभिक चरण है, पहली बात। और दूसरी जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वह बात है कि अटेम्प्ट, प्रयत्न इज अ इनकोएट क्राइम। इनकोएट क्राइम यह क्या है? यह इनकोएट क्राइम है, INCHOATE क्राइम। In our criminal law there are 3 type of inchoate crime। अपूर्ण अपराध, थोड़ा सा विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश आप लोग करिए। जब शब्द आता है अपूर्ण अपराध तो मेरे मन में जो आता है, पहले मैं उसकी बात करूंगा, उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ कहता है उसकी बात। मेरे मन में यह बात आता है अपराध तो अपराध है, उसे अपूर्ण क्यों कह रहे हैं भाई? क्राइम इज अ क्राइम, हाफ क्राइम, फुल क्राइम, इनकोएट क्राइम, ये एक अलग बात है, बट द क्राइम इज अ क्राइम। अपराध तो अपराध है, क्योंकि अपराध का मतलब क्या है? मेंस रिया एंड एक्टस रिया, मेंटल एलिमेंट एंड ओवर्ट एक्ट। ये 2 चीजें मिल गई तो क्या बन गया? अपराध बन गया। तो जब अपराध बन ही गया तो उसको अपूर्ण क्यों कहते हैं? इनकोएट क्राइम पे मेरा अगला वीडियो आएगा, अगली क्लास हम लोग इनकोएट क्राइम के डिटेल में जाएंगे। डिटेल में क्यों जाएंगे? क्योंकि मैंने कहा कि 3 प्रकार के अपूर्ण अपराध होते हैं। एक होता है अटेम्प्ट, दूसरा अबेटमेंट और तीसरा कॉन्स्पिरेसी। लेकिन तीनों का नेचर अलग है, तीनों एक ही बात नहीं कहते। वो कैसे? वो ऐसे कि अटेम्प्ट जो है आपका, प्रयत्न जो है, वो ड्यू टू सम चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांस, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, ड्यू टू स्टेचुरी इंटरवेंशन, कौशल की कमी, मतलब कौशल की कमी के कारण, परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, सांविधिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस आ गई, पूरा नहीं हुआ। द इंटेंडेड एक्ट, द डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, बट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम सम ओवर्ट एक्ट ऑलरेडी अहेड। अपराध की दिशा में कोई न कोई कार्य कर दिया गया, लेकिन वह जो परिणाम पाना चाहते थे वह परिणाम पूरा नहीं हुआ। अपराध की दिशा में कार्य किया, लेकिन जो परिणाम पाना चाहते थे वह परिणाम कौशल की कमी के कारण या किन्हीं परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण पूरा नहीं हुआ। लेकिन अन्य जो अपूर्ण अपराध हैं उनमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अबेटमेंट भी अपूर्ण अपराध है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अपराध ना हो। अबेटी ने तो काम कर दिया, मान लीजिए अबेटमेंट में अबेटी ने अबेटर के कहने पर कोई काम कर दिया, अपराध कर दिया, फिर भी अबेटर अपूर्ण अपराध का दोषी है, यानी कि इनकोएट क्राइम हुआ है। वहां कार्य पूरा होने पर भी अपूर्ण अपराध कहा जाएगा अबेटमेंट को, और यहां कार्य पूरा न होने के कारण अपूर्ण अपराध कहा जाता है। इसी तरह से षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है? अपराध पूरा होने के बाद,
जब आप पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन 61 बीएनएस और 120 ए एंड पनिशमेंट इन बी आईपीसी, तो आप देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन में लिखा है, मैं अगले चैप्टर में पूरा डिटेल करूंगा, डेफिनेशन में लिखा है कि जब अपराध पूरा हो जाएगा, mere एग्रीमेंट, कॉन्स्पिरेसी इज अ mere एन एग्रीमेंट इज नॉट पनिशेबल, एग्रीमेंट इज नॉट क्राइम, सिर्फ एक करार है। गुलाम अली की गजल याद आ जाती जब भी मैं करार बोलता हूं, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कॉन्स्पिरेसी में भी हो सकता है, करार हुआ, सामने वाला किया नहीं किया क्या पता। और लेकिन होता क्या है कॉन्स्पिरेसी में, अपराध होने के बाद वहां से चेन ढूंढा जाता है कि इसके पहले इस अपराध के लिए एक षड्यंत्र हुआ था और उसके जितने लोग शामिल थे उसमें जिसने भी पार्टिसिपेट किया था वो सब पनिशेबल है, इसलिए वो अपूर्ण अपराध है। तो अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी पर डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अभी मैं ये समझाना चाह रहा था कि इनकोइड क्राइम 3 है, लेकिन तीनों एक जैसे नहीं है, तीनों का नेचर एक जैसा नहीं है, तीनों का कॉन्सिक्वेंसेस एक जैसे नहीं है, तीनों के स्टेजेस और सर्कमस्टेंस एक जैसे नहीं। फिलहाल हम लोग अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, इनकोइड क्राइम अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट तक रहते हैं। तो जनाब सीधी सी बात है कि इनकोइड क्राइम अपूर्ण अपराध के तहत प्रयत्न को भी लिया जाता है, अटेम्प्ट को भी लिया जाता है। देन व्हाट इज अटेम्प्ट, हम लोगों ने खूब अभी चर्चा की है, थोड़ा बहुत आप भी जान गए होंगे। मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट, प्रिपरेशन, कलेक्शन ऑफ मीन्स, कर लिया, साधन जुटा लिए, अभी तक कोई अपराध नहीं। उसके बाद जैसे ही अपराध की दिशा में कोई कार्य किया, अपराध की दिशा में कार्य करने का मतलब क्या होता है? अपराध की दिशा में कार्य करने का मतलब वट एवर यू वॉन्ट, what you intended, what you achieve, जो डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस है, जो ऐच्छिक परिणाम आप पाना चाहते हैं, उस परिणाम को पाने के लिए सम ओवरट एक्ट इज नेसेसरी, कोई आवश्यक कदम उठाना जरूरी है, और आपने वो उठा लिया है। और अगर आपने वो उठा लिया है, अब वो परिणाम मिले चाहे ना मिले, आप अपराध के दोषी। बहुत सरल तरीके से समझिए, ढेर सारे केसेस अभी आएंगे और इसमें 4 डॉक्ट्रिन है, उन चारों डॉक्ट्रिन की भी चर्चा की जाएगी। पहला तो आप इस तरह से समझिए कि आपने एलएलबी कर लिया, एलएलबी करने के बाद आपका मेंस रिया, इसको गलत तरीके से मत समझिएगा, समझाने के लिए बता रहे हैं, आपका मेंटल एलिमेंट ये कहा कि यार जज बनते हैं या एपीओ निकाल लेते हैं, आपका मेंस रिया हो गया। अब आप तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कोचिंग में, अलग अलग विद्वानों से, कुछ एक लोग हमारे जैसे मूर्खों से, प्रिपरेशन हो गई, फॉर्म भर दिया, प्रिपरेशन के बाद फॉर्म भर दिया एग्जाम का, इट इज नॉट अटेम्प्ट, प्रिपरेशन ही है वो। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपने आंसर लिखा, इट्स कॉल्ड अ, और इस अटेम्प्ट के बाद क्या होगा, या तो जो डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस है, ऐच्छिक परिणाम है, जज बनने की कल्पना, वो पूरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो क्राइम समझाने के लिए कह रहा हूं, क्राइम तो है नहीं वो, बाद में भले आप क्राइम तो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत सिखाया कि बेटा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ओवरऑल क्राइम, और नहीं हुआ, अटेम्प्ट तक ही तो हो, लैक ऑफ स्किल, आंसर ठीक से नहीं कर पाए। अब आप लोग ये मत कह दीजिएगा कि सर वो कॉपी बदल गई थी यूपी आयोग में, ये भी मत कह दीजिएगा कि सर वहां पे घूस चलता है, वो सब तो एक अलग कहानी है, वो तो 5 चरण का आपका एग्जाम ही है ना, हिंदुस्तान में तो 5 चरण का एग्जाम होता है ना, प्री मेंस इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो 5 चरणीय एग्जाम
की बात नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए कह रहे हैं। तो भैया आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो अटेम्प्ट ही तो रह गया। और क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? भाई लैक ऑफ स्किल, बीमार पड़ गए, पेपर छूट गया, चेंजेस दी सर्कमस्टेंस, कर्फ्यू लग गया, पेपर पकड़ लिया गया मार्केट में, सरकार ने रोक लगा दिया, स्ट्रेचरी इंटरवेंशन, सांविधिक हस्तक्षेप, हो गया कांड। 22 एग्जाम हुए हैं, 22 के 22 का पेपर लीक हुआ है। ये इस बात को बताता है कि सरकार बहुत ढंग से काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास कर रही है। उससे होगा कि जिन लोगों के पास पैसा है, पेपर खरीद सकते हैं, तो खरीद के एग्जाम दे सकते हैं। भाई पैसा कमाता क्यों है आदमी? इसीलिए कमाता है ना, पैसा कमाया, गए मन क्या फ्रिज खरीद के ले आए, गाड़ी खरीद के ले आए, मन क्या पेपर खरीद के ले आए। तुम भी पैसा कमाओ, तुम भी पेपर खरीदो, मना किए क्या हम? वो सब सही है। सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, सरकार तो भगवान है। आगे आ जाते हैं प्रिपरेशन, सॉरी अटेम्प्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आप लोग अटेम्प्ट समझ रहे होंगे कि अटेम्प्ट की जो नवैयत है, रियलिटी है, वो क्या है। ठीक है, अब इसमें हाँ एक शब्द का और प्रयोग करना था। अटेम्प्ट इज एन एग्जीक्यूटरी स्टेज ऑफ क्राइम। एग्जीक्यूटरी स्टेज ऑफ क्राइम, not executed. Executed means a complete crime, but it is a chain, it is an journey towards the achieving of some criminal goal. आप कुछ पाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी आपकी स्टार्ट अपराध की दिशा में। तो ये एग्जीक्यूटरी है, निष्पादित है, निष्पाद्य नहीं है, एग्जीक्यूटेड नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। ये मिसलीडिंग वे में चला गया है, जो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया है, लेकिन कांड आपने पूरा करने की कोशिश की है। कांड मतलब क्राइम। ठीक, तो एग्जीक्यूटिंग स्टेज, इट इज एग्जीक्यूटिंग स्टेज, और जो बहुत एक्यूरेटली नहीं कर पाए, आप अच्छे से नहीं कर पाए। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों पर। ट्रांजैक्शन है टुवर्ड्स द कमीशन क्राइम, आप सब जानते हैं। अब 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण सी हैं, और उन 4 बातों को केसेस के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसमें लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को लिखकर बता देता हूं। ठीक, 4 डॉक्ट्रिन्स हैं, 4 रूल हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, संभाव्यता, संभाव्यता, पता नहीं सही है कि नहीं, हिंदी में देख लेना तुम लोग, का सिद्धांत, का नियम या सिद्धांत। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रूल है ये प्रयत्न को जानने का। संभाव्यता, कितनी संभावना थी कि अपराध घटित हो ही जाता, पहली चीज। तो जो संभाव्यता है उसमें हम ये देखते हैं कि ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्ट कैसा था। सरल शब्दों में, जो आप अपराध कर रहे हैं, या जो आप कार्य कर रहे हैं, अपराध की दिशा में जो आप कार्य कर रहे हैं, वो कितना ग्रेव था और कितना ज्यादा नियर बाई था कंप्लीट क्राइम के लिए। प्रॉक्सिमिटी, कितना नजदीक था। नजदीकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत पुराना एक केस मुझे याद आ रहा है, आर वर्सेस कॉलिंस का। आर वर्सेस कॉलिंस के केस में क्या हुआ कि एक सज्जन थे, उन्होंने एक व्यक्ति के, आई थिंक महिला थी, एक व्यक्ति के पॉकेट में हाथ डाला, पॉकेट में कुछ नहीं मिला, पॉकेट वॉज एम्प्टी अनफॉर्चुनेटली, चोर अंकल के लिए।
पॉकेट खाली था। आर वर्सेस कॉलिंस के केस में उसको बचाव मिला, ये बोला गया कि अपराध के नजदीक तो था ही नहीं, बट इट वॉज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, ये गलत डिसीजन था। आर वर्सेस रिंग का एक केस आता है और आर वर्सेस ब्राउन का एक केस आता है। मैं केस भी लिखता चलूं, आर वर्सेस ब्राउन और आर वर्सेस रिंग। आर वर्सेस रिंग ही हमारा इलस्ट्रेशन है 511 या जो नया आपका आ गया है 62। इस केस में ये कहा गया कि अच्छा, बहुत गंभीरता से आपके जो जज थे उन्होंने ये बात कही, उनका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जज का नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी। तो उन्होंने ये कहा कि आर वर्सेस कॉलिंस का निर्णय बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या वॉच करना है और क्या डिसाइड करना है। फॉर द डिटरमाइनिंग द criminality, we have to prove how much he was near to the crime. अपराध से वो कितना नजदीक था। अगर जेब में पैसा होता तो वो निकाल सकता था। आर वर्सेस रिंग में क्या हुआ था, ये दोनों केस एक ही हैं, ये दोनों केस सही हैं और कॉलिंस का केस गलत है, ठीक है। गलत है। एक व्यक्ति जो है रिंग के केस में एक संदूक में हाथ डालता है, एक व्यक्ति के घर में जाकर संदूक में हाथ डालता है और संदूक में कुछ नहीं मिलता। संदूक में कुछ न मिलना उसका अपराध न करना नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक और डॉक्ट्रिन आ जाती है, रूल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का नियम, या इसको आप सामाजिक खतरे का नियम भी कुछ लोग कहते हैं। सोशल डेंजर, फॉर द प्रिवेंटिंग अ सोशल डेंजर देयर मस्ट बी हेल्ड अ पनिशमेंट फॉर दी सच टाइप ऑफ पर्सन जो ऐसा काम कर। आप घर में गए, संदूक खोले, संदूक में कुछ नहीं मिला, तो क्या आप इनोसेंट हो गए? यू वेर वेरी मच प्रॉक्सिमेट टू द क्राइम, आप अपराध से बहुत निकट थे, इसलिए माना जाएगा कि आपने अपराध किया। एग्जाम में आप लोग का एक इलस्ट्रेशन आता है, आप सबने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति के घर में जाकर संदूक खोलता है और संदूक में कुछ न पाकर दुखी हो जाता है और वहां 100 रुपए छोड़कर चला आता है। क्या उसने कोई अपराध किया? जी हाँ, उसने प्रयत्न किया। 100 रुपया नहीं, 1 करोड़ रुपया भी छोड़ के चला आता, फिर भी वो अटेम्प्ट किया है, वो अटेम्प्ट माना जाता है। प्रॉक्सिमिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब एक केस इंडिया का एक केस है, मोहम्मद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, वो भी लिख देता हूं मैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। कुछ लोग के लिखते हैं लेकिन होना चाहिए क्यू। आप लोग जो भी बुक में लिखा होगा वो लिख लीजिए, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ना, याकूब। एक्चुअली क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। जैसे कुछ लोग दानियाल बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मुस्लिम्स में एक नाम होता है दानियाल, और वही जब यहूदी लोग या ईसाई लोग रखते हैं तो उसको डैनियल बोलते हैं। तो अलग अलग है। आदम और एडम्स वही वाला सिस्टम। खैर फालतू बात है, काम की बात है इस केस में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण केस आप लोगों के सामने आता है, मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, अभयानंद मिश्र। आप में से कितने लोगों को ये केस याद आया, कमेंट में बताइए। बनाम बिहार राज्य।
अभयानंद के केस से तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। ये तो सोना स्मगल कर रहे थे और पकड़ लिए गए कस्टम अधिकारियों के द्वारा, प्रयत्न माना गया। ये कहना कि हमें पता नहीं था, कुछ नहीं होता। अभयानंद के केस में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभयानंद साहब बड़े, मिश्रा जी बहुत समझदार आदमी थे। इन्होंने क्या किया कि एमए में एडमिशन लेने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक फोर्स्ड डिग्री बनवाई अपनी, बीए पास की, जबकि वो पास नहीं थे। और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी हो सकता है उस समय ये एलिजिबिलिटी होती हो, क्राइटेरिया, टीचिंग एक्सपीरियंस भी कहीं से फर्जी बनवा लिया था। बनवा कर वैसे ही जैसे रिजर्वेशन पाने के लिए फर्जी EWS लोग बनवाते हैं। पापा कमा रहे हैं 50 लाख रुपए महीना सालाना, और बेटा दिखा रहा है कि हम EWS है। EWS बहुत खतरनाक बात है, कभी जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वो और नुकसान करता है भाई। खैर, तो अभयानंद जी ने क्या किया, अभयानंद जी ने बाकायदा उस मामले में सब कुछ फाइल कर दिया, पैसा जमा कर दिया और एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद इवन वो क्लास अभी अटेंड नहीं किए, एग्जाम नहीं दिए, ये बात रिवील हो गई और मामला कोर्ट में चला गया, यानी उनके खिलाफ FIR करा दिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। अभयानंद मिश्र को इस मामले में 420/511 के तहत सजा सुनाई गई। रीजन क्या है? ही वॉज वेरी मच नियर टू द क्राइम। टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम ही हैड ऑलरेडी डन एवरी ओवर्ट एक्ट। सारे एसेंशियल मेजर्स उसने पूरे कर लिए थे, बहुत आगे तक वो मामला जा चुका था। ग्रेटर पॉसिबिलिटी थी कि वो क्राइम पूरा कर लेता, और क्राइम वो पूरा कब हो जाता? जब वो बाकायदा एडमिशन लेके एग्जाम दे के निकल जाता। लेकिन ये अभी अटेम्प्ट स्टेज है। तो अभयानंद के मामले में अटेम्प्ट माना गया। प्रॉक्सिमिटी रूल का कहानी है, आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इन दोनों केसेस को आप हमेशा याद रखिएगा, ये इंडियन केस हैं। और R वर्सेस कॉलिंस को नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, R वर्सेस रिंग आपको बहुत, और R वर्सेस ब्राउन आपको बहुत गंभीरता से याद रखना होगा प्रॉक्सिमिटी रूल के लिए। इसके बाद R वर्सेस लिनरकर का भी एक केस आता है। हाँ, बहुत बढ़िया केस है, R वर्सेस लिनरकर। R वर्सेस लिनरकर। इस केस में क्या हो रहा है समझिएगा। एक व्यक्ति को मारने के इंटेंशन से अपने घर से एक बंदूक अपनी पॉकेट में रख के उस व्यक्ति के घर पे जाता है। पॉकेट में गन रख के जाना कोई अपराध है क्या? अरे हो सकता है आर्म्स एक्ट लग जाए, हो सकता है उसके घर में घुस गए तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल फोर्स लगा दो, ट्रेसपास लगा दो, कहा सुनी हो गई तो दंगा लगा देना। दंगा इज नॉट बलवा। वो जो कई लोग करते हैं वो बलवा होता है। दंगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर क्योस क्रिएट करने से होता है। तो अच्छा, किसी का आ गया क्या? बस एक मिनट। फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल रोशन जी, रोशन सर, महमूद याकूब का केस फैक्ट क्या था और क्या बोला गया था? 2-4 केस भैया आप लोग किताब से पढ़ो, बहुत सिंपल बात है। और केस का फैक्ट आप, अच्छा हर्ष जी थैंक यू सो मच, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड इवनिंग भी। वॉइस थोड़ी इको कर रही है, हाँ यार कोई बात नहीं। विशालाक्षी खुश रहिए। क्लास नहीं है जुनैद, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लास तो लेंगे ही, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है यार हम लोग का। सर शुरू उसका 10 मिनट से शायद रह गया। 10 मिनट का कुछ रह नहीं गया, वो रहेगा ना, वीडियो तो रहेगा, क्यों परेशान हो? सब कुछ देखो। थोड़ा लेट हो गया है, आई एम सॉरी एवरीवन। क्या है कि अभी देखो पूरी तरह से ना अभी रिदम में आया नहीं आदमी, और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता है।
कभी किसी दोस्त के यहाँ चला गया, कभी तबीयत खराब है वहाँ चला गया, अचानक में कोई काम आ गया उसमें चला गया, ठीक है, अचानक में फ़ैन खराब हो गया, ये भी एक सत्य घटना है, तो मूड खराब हो गया। ये सब होता रहता है। जब भी आप अच्छा काम करने जाते हैं तो पूरी कायनात मिलकर आपको तंग करती है, लेकिन कायनात को आप कह दीजिए कि बेटा आई एम अ पार्ट ऑफ योर कायनात, मतलब यो, मैं आपका ही अंश हूँ, अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मैं आप ही के अंदर रह के उन चीज़ों को ठीक भी करूँगा। जैसे कुछ बहुत अत्यधिक प्रेमी छात्र हमारे तंग करने की कोशिश किए, तंग भी हुए, आर्थिक दृष्टि से तंग हुए, लेकिन आप मेरा मन नहीं छीन सकते, मेरे विचार नहीं छीन सकते, मेरा हौसला नहीं छीन सकते, मेरे ज्ञान को नहीं छीन सकते, मेरे परिवार का साथ नहीं छीन सकते, मेरे मित्र जो हैं या मेरे जो शुभेच्छुएं हैं, मेरे माता पिता का आशीर्वाद नहीं छीन सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? झूठी बात फैला सकते हो। सर बहुत डांटते हैं, अरे यार डांटते हैं तो क्या हुआ, हमारे बाबू नहीं डांटते, और बाप तो तुमको डांटना छोड़ो, डांटना देखना नहीं चाहता, इसीलिए तुमको भेज दे, जानता है कि जिंदगी में प्रीलिम्स इसको 250 साल लगेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन तुमको भेज दिया कोचिंग पढ़ने के लिए दूसरे राज्य या दूसरे जिला। उसको अच्छे से पता है कि मेरा बेटा, जिसका बेटा होता है उसको पता होता है मेरा बेटा बेटा नहीं गधा है, ये पत्थर है, इस पर फूल नहीं खिलेगा। लेकिन बाप बहुत चालाक है, क्योंकि उसका एक अनुभव है ना, सास भी कभी बहू थी, आगे समझ जाना, बाप भी कभी। तो क्या चक्कर है, वो जानता है कि मेरा बेटा कितना उखाड़ेगा, घास उखाड़ेगा कि बरगद उखाड़ेगा, वो भेज दिया। अच्छा, समस्या क्या है कि सब युवावस्था वाले हैं। युवावस्था की एक बड़ी गंदी समस्या है कि प्यार बहुत होता है यार, पट से हो जाता है। 7 दिन हुआ एक लड़की को क्लास में आए, लास्ट में 7 दिन के अंदर उसको प्यार हो गया एक लड़के से, और वो लड़का इतना स्मार्ट, आपको बताऊं कि अगर उसकी फोटो आप कमोड पे लगा दो ना, निकलेगा नहीं। तो आप कहेंगे सर कैसी वाहियात बात कर रहे हैं, अरे क्या करें, है ऐसा वो यार, क्या करें बताओ। अब तुम गधे को गधा नहीं कहो, पॉटी को पॉटी नहीं कहो, तो क्या कहोगे? अब तुम नॉन बायोलॉजिकल तो हो नहीं कि तुम कुछ भी कह दोगे, इंसान हो, सही बोलोगे। तो आप डिस्टरबेंस पूरी कायनात मिलके करती रहती है, तो इस वजह से कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन आप लोग ये मान के चला करिए कि मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाऊं, आपकी इच्छा है नहीं है, आई डोंट नो, मेरी इच्छा है, मेरी भूख है यार। 20 साल से जो आदमी एक ही काम कर रहा हो, जीवन का 40% से ज्यादा समय केवल और केवल पढ़ाने में निकाल दिया हो, वो कैसे चुप रह पाएगा? तो देर होगी, अंधेर नहीं होगी। और ये अपने जीवन में भी उतारिए। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे ना, चारों तरफ चीपों चीपों करते हुए ढेर सारे गधे आपके सामने आएंगे, लेकिन आप हार मत मानिएगा, आप लड़िएगा, गधों से नहीं, परिस्थितियों से लड़ते हुए, अपने मन से लड़ते हुए कि रुकेंगे नहीं यार, या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे। बड़ा अच्छा एक डायलॉग बॉर्डर फिल्म का याद आता है मुझे, कि आगे बढ़ो, ये जंग तुम्हारी है, या तो गाजी कहलाओगे यानी जीत जाओगे, या तो शहीद कहलाओगे। दोनों में ही सम्मान मिलेगा। जो वास्तव में तैयारी करता है जीवन में एक बार, वो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है। लड़ोगे तुम लोग, बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो सच में तुम्हारा भला चाहे, सच में तुम्हारा भला चाहे, उसकी बात को मंत्र की तरह लेना, न कि इस तरह से कि सर ने तो हमको डांट दिया, सर ने टोक दिया, या मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, ये मत कर। ओवरऑल कथा समाप्त होती है। अब हम लोग पुनः चले आते हैं अपने विषय पर। थैंक यू। तो आगे बढ़ जाते हैं। याकूब साहब का, हाँ, आर वर्सेस लिनरकर का केस हम लोग डिस्कस, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, एक मिनट, सॉरी, ये डबल एन है, ओ डबल एन है ये,
कि केस में एक व्यक्ति वही गन लेके चला जाता है मारने, और गन लेके जाता है मारने तो पकड़ लिया जाता है। कहाँ उसने कोई अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। गन ले जाने का कोई अलग अपराध होगा, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से हम लोग आते हैं इम्पॉसिबल वाले टॉपिक पर आते हैं। एक दो चीजें और, आर वर्सेस टेलर का केस भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए मुझे। आर वर्सेस टेलर, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, हिंदी में भी लिख देता हूं, टेलर। आर वर्सेस टेलर के केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति पकड़ लिया जाता है खलिहान में, जहां पे अनाज को काट के रखा जाता है खेतों का। तो बहुत सारा अनाज काट के रखा गया था खलिहान में, और वहां पर वो व्यक्ति माचिस के साथ पकड़ लिया जाता है। माचिस के साथ पकड़ लेने मात्र से क्या उसने अपराध कर दिया? अब इसमें दो बातें समझिएगा, अपराध से कितना निकट था, और दूसरा रूल भी फॉल करता है इसमें। दूसरा कौन सा रूल? ऑन द जॉब थ्योरी, कार्य अग्रसरण का सिद्धांत। एक है आपका ऑन द जॉब थ्योरी, कार्य अग्रसरण का नियम। दो बातें हैं, केवल माचिस पकड़ लेने से कोई व्यक्ति वहां पर दोषी नहीं होता प्रॉक्सिमिटी रूल के तहत। संभावता अभी थी नहीं, हाँ उसको माचिस जलाते हुए खलिहान में पकड़ लिया जाता तो आप एक बार कह सकते थे, लेकिन इसी मामले में, इसी तरह के मामले में, यदि उस एरिया में प्रायः खलिहानों में आग लगती है, संदिग्ध परिस्थितियों में, इन अ वेरी एम्बिग्यूट सर्कमस्टेंस आग लगा दी जाती, और तब कोई व्यक्ति जो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता हाथ में माचिस लिए पकड़ा जाता है, कार्य की ओर आगे है, ऑन दी जॉब थ्योरी, वह दंडित किया जाएगा। लेकिन मात्र माचिस लेके पकड़े जाने पर दंडित नहीं किया जाएगा। बीड़ी उड़ी पीता है तो अलग बात है, हो जाता है कभी कभी। तो आर वर्सेस टेलर का केस भी कहता है कि उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि अपराध के निकट वो नहीं था, और कार्य अग्रसरण के सिद्धांत के अनुरूप भी वो अपराधी नहीं था। अब जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जिसपे बहुत सारे इलस्ट्रेशन बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में, वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, असंभवता का सिद्धांत। हिंदी में लिख देता हूं मैं, असंभवता का। ये जो प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे थे, कोई दिल पे नहीं लेगा, क्योंकि हो जाता है, सबको होता है, इसलिए उसको बहुत सीरियसली मत लेना तुम लोग कि अरे सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग को भी कह रहे हैं। मान लो किसी को हुआ ही हो तो कोई बुरी बात नहीं है, आप इंसान हैं। अगर आपको प्यार हो रहा है दैट्स मीन यू हैव ए लिविंग पर्सन। प्यार नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम मरे हुए हो। जिसको प्यार नहीं होता वो हिंसा की बात करता है, वो जातीय वैमनस्यता की बात करता है, धार्मिक विद्रोह की बात करता है। जिसको प्यार नहीं होता वो सिर्फ पैसा कमाने की बात करता है। प्यार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार का असली अर्थ क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्यार का सिर्फ एक असली अर्थ, सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ है, किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, बस वही प्यार है, बाकी कुछ नहीं। प्यार का मतलब ये नहीं कि उसको पा ही लें। प्यार का मतलब केवल और केवल ये है कि आप किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने योग्य हैं या नहीं है, बस वही प्यार है। गांधी जी को पूरे देश से प्यार था, नेहरू को पूरे देश से प्यार था, सारे क्रांतिकारी जो युवा मर गए हम लोगों के लिए, इन गधों को छोड़कर जो विधायिका में बैठे हुए हैं, इनको प्यार था। भारत की जनता से प्यार था, भारत माता से प्यार था। सकारात्मक बदलाव के लिए न जान दिया था उन्होंने। आपके माता पिता, मेरे माता पिता, हम सब के माता पिता,
हम लोग से प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं, इसलिए रात रात भर बुखार हो जाता है तो जागते हैं, इसलिए आपको अच्छा मेंटेनेंस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। प्यार का बस इतना सा मतलब है। बाकी वो जो लपुआ गिरी वाला प्यार है वो सब भी ठीक है, कभी कभी करना चाहिए यार, युवा अवस्था में नहीं करो, बुढ़ोती में करो। बुढ़ोती में थोड़ा दिक्कत होता है ना, बुढ़ोती में क्या होता है, बुढ़ोती का प्यार और टूटी हड्डी दोनों जल्दी जुड़ती नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के। तो असंभवता का सिद्धांत पे आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। एक उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला को मिसकैरेज कराने के इंटेंशन से, वो महिला प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज कराने के इंटेंशन से उसको एक पॉइजनस ड्रिंक देने की कोशिश करता है और वो मना करती है, लेकिन फिर भी फोर्सफुली उसको पिला देता है। महिला की तबीयत खराब लगने लगती है, मेंटली उसको फील होता है कुछ गड़बड़ हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, चेक कराया जाता है, तो पता चलता है कि वो पॉइजनस था ही नहीं। जिसमें आप लोग अक्सर एक एग्जाम में पूछता है कि आर्सेनिक के जगह चीनी खिला दिया गलती से। उस मामले में आप सबको पता है क्या होगा, इम्पॉसिबल है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी टू कमिट एनी क्रिमिनल एक्ट। भाई आप किसी को दे रहे हो और उससे कुछ होना ही नहीं है, तो कहां से उसको आप क्रिमिनल एक्ट मान लेंगे। चीनी खाना, हाँ ठीक है, शुगर के पेशेंट को आप जबरदस्ती का फालतू क्वेश्चन करें अलग बात आता है, लेकिन इस मामले में चीनी खाने से प्रेगनेंसी खत्म नहीं होगी, बल्कि और अच्छा होता है उस समय मीठा खाना, ऐसा मैंने सुना हुआ है। खाया नहीं है क्योंकि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं था, लेकिन ये सत्य है। तो ये जो केस था, इस केस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बता देता हूं। मोस्ट प्रोबेबली इस केस का नाम था, अभी मिल जाएगा, हम लोग बात कर लेंगे कौन सा केस था। तो बार बार ये आपको दिमाग में रखना होगा कि पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा, पॉसिबिलिटी पे एक और बात हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। इम्पॉसिबिलिटी रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए, फिक्सिशियस नहीं होनी चाहिए, फिक्शन नहीं होना चाहिए। इज देयर एनी कमेंट? ओके, बोल के दे दीजिएगा, तो क्वेश्चन होगा तो बात करेंगे, फालतू बात का डिस्कस नहीं करेंगे। फालतू बात तो हम ही करेंगे, तुम लोग खाली पढ़ोगे। तो अरे सॉरी, ओके सर, नो प्रॉब्लम, प्यार तो हो ही जाता है। हाँ बेटा, प्रश्न कैसे बनता है? अरे पूरा तो हो जाने दो यार, प्रश्न कैसे बनता है? ऐसा हो सकता है कि हम बिना बताए आगे बढ़ जाएं? हैं? तो आर्सेनिक वाले मामले में, अच्छा इसी का एक अपोजिट पार्ट भी है, मतलब एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। एक महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है, समझना बहुत गंभीरता से, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि इम्पॉसिबिलिटी रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए, फिक्शन नहीं होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। एक महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको आप प्रेग्नेंट समझ के सच में कोई पॉइजनस सब्सटेंस या मिसकैरेजिंग के लिए आप कुछ दे रहे हैं, कोई मेडिसिन खिला रहे हैं या आर्सेनिक खिला रहे हैं, ये अटेम्प्ट है, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी रियल वे नहीं माना जाएगा, इसको अटेम्प्ट के तौर पे ही देखा जाएगा। समथिंग रॉन्ग, ये रियल माना जाएगा इम्पॉसिबिलिटी को। अब एक दो केसेस पे और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, स्टेट वर्सेस मिचेल, MITCHELL, स्टेट वर्सेस मिचेल, स्टेट वर्सेस मिचेल, स्टेट वर्सेस एक मिनट, हाँ ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति जहां पे रोज सोता था, उसके तकिए को लक्ष्य करके गोली मारी गई।
अब देखिए ऑन द जॉब थ्योरी भी अप्लाई कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी भी है और पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो वहां सोता था, उस दिन नहीं सोया था, ये अटेम्प्ट माना जाएगा। तकिए वाला जो इलिस्ट्रेशन है याद रखना, वो अटेम्प्ट में आएगा। उसके बाद एक आपका जो, हाँ वो मैं बता रहा था, असगर अली वर्सेस एम्परर, गर्भपात वाला। असगर अली, असगर अली वर्सेस एम्परर, गर्भपात वाला केस असगर अली है। तो तकिए पे गोली मारना ये भी आएगा। अच्छा, तकिए पे गोली मारना या गाड़ी पे या किसी यान पे गोली मारना, किसी पब्लिक प्लेस पे जान से मारने की कोशिश करना, ये सारे जो आते हैं वो सोशल डेंजर रूल पे आते हैं, सोशल सिक्योरिटी रूल पे आते हैं। सामाजिक खतरे का सिद्धांत या सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, आप दोनों में से कोई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा का नियम। ऐसे मामलों में निश्चित रूप से ऐसे कृत्यों को दंडनीय बनाया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति कार में जहां बैठता है वहीं लक्ष्य करके आप मार रहे हैं, भले वो व्यक्ति वहां नहीं है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, चाहेंगे कि आप लोग जवाब दें। अंधेरे में एक लकड़ी का ठूंठ है, गांधी जी मत समझ लेना तुम लोग, लकड़ी का ठूंठ है, उसको व्यक्ति समझकर कोई व्यक्ति गोली मारता है, अटेम्प्ट है या नहीं? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। ठीक है, ये अटेम्प्ट नहीं है क्योंकि इम्पॉसिबल है, लकड़ी के ठूंठ को कभी भी इंसान नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने कर ली गई हैं। एक इंडियन केस लिख लीजिए, ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब का, बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़ने का कोशिश करिएगा। सोशल इंजरी रूल या सोशल सिक्योरिटी रूल के आधार पर ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब, ओम प्रकाश बनाम राज। ये कुछ चंद बातें थी जो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करना चाह रहे थे और हमने अपने स्तर पे इसको डिस्कस किया। अब एक भाई का ये आया है मैसेज कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। बहुत सिंपली क्वेश्चन बनता है बेटा, इस पे सीधा से ये पूछते हैं कि अपराध के चरण, 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अपराध के चरणों की व्याख्या करिए, तो इन शॉर्ट आपको बताना है मेंसरिया, इन शॉर्ट 1 पेज, हाफ से 1 पेज प्रयत्न, सॉरी प्रिपरेशन, प्रयत्न, और अपराध। पूर्ण अपराध के लिए कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है कि जब ये चरणों का पूर्ति हो जाती है तो पूर्ण अपराध। एक एक केस सब में दे देना है। अगर इसको अलग से क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं, वो पूछता है कि प्रयत्न क्या है, प्रयत्न व तैयारी क्या है, और प्रयत्न या तैयारी में क्या अंतर है। तो प्रयत्न क्या है जैसे आपको बताया गया, इन शॉर्ट वैसे लिखिए। 2 केस नूर बीबी वाला जो मैंने केस बताया था, और एक और जो मैंने केस बताया था, 2 केस उसमें आप डालिए। फिर तैयारी क्या है, सॉरी तैयारी में बताया था। फिर प्रयत्न क्या है, प्रयत्न में आप बताइए, प्रयत्न को पहले डिफाइन करिए कि कहीं भी बताया नहीं गया प्रयत्न ये चीज़ें होती हैं। फिर 4 सिद्धांत जो हैं, उन चारों सिद्धांतों को बताते हुए, केसेस बताते हुए अपने करिए। अंतर क्या है, अंतर दोनों को पढ़ने के बाद आपको स्वयं समझ में आ गया। अगर आप नहीं भी अंत में लिखेंगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप दोनों का अंतर कर चुके हैं। कैसे? वो सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। वो केवल मेंसरिया डिनोट करता है, ये ओवर्ट एक्ट डिनोट करता है मेंसरिया के साथ साथ। वो पनिशेबल नहीं है, ये पनिशेबल है। कुछ मामलों में वो कुछ स्पेसिफिक मामले हैं, वेजरिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन, फलाना डिकाना, प्रिपरेशन फॉर डकैती, वो पनिशेबल है, अदरवाइज वो पनिशेबल नहीं है। ये हर प्रकार के अपराधों में पनिशेबल है, उसकी भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इसकी भी नहीं दी गई, लेकिन इसको 511 आईपीसी या 62 बीएनएस में
बताया गया है कि ये जब प्रयत्न किया जाएगा तो दंड क्या दिया जाए। जहां पर दंड बाकायदा लिखा हुआ है वो तो दंड दिया जाएगा, जैसे हत्या का प्रयत्न, और नहीं लिखा हुआ है तो उस आधार पर 62 के आधार पर दंड दिया जाएगा। बस यही अंतर है। और लोकस पोइनिटेंशिया को मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी लिखिएगा। लास्ट में एक बात मैंने बोल दी कि हत्या के प्रयत्न और अन्य प्रयत्नों में अंतर क्या है। इसको जरा खोल दीजिए, कोई मैसेज आया थी। अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। सिर्फ और सिर्फ अंतर यह है कि जो हत्या का प्रयत्न, जो 307 आईपीसी था और शायद 107 है आपके बीएनएस में, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, को बस ये बता दिया गया है कि इसका प्रयत्न करने पर यह दंड मिलेगा, और जहां यह डिफाइन नहीं किया गया है उसके लिए 62 के हिसाब से दंड मिलेगा। लेकिन फिर भी एक दो उदाहरण आपको देना जरूरी है हत्या के प्रयत्न का, और खास तौर से जब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ेंगे उस समय इसकी खूब चर्चा करेंगे। बस एक उदाहरण देके आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति को गोली मारी गई, और गोली मारने बहुत फैटल इंजरी उसको क्रिएट की गई, या उसको चाकुओं या तलवार या किसी भी शार्प एज्ड चीज से मारा गया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु नहीं हुई का मतलब, अब मर्डर के जो 4 इंग्रेडिएंट हैं उसको समझिएगा और उसी को आंसर करना पड़ता है। इंटेंशन फुलफिल था, नॉलेज फुलफिल था, in the ordinary course of nature injury was sufficient for death and the danger is imminent, means highly probable act था डेथ के लिए। जहां भी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हो जाती है वो मर्डर बन जाता है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट तो था, बस वो मरा नहीं, इसलिए वो अटेम्प्ट। या अगर उसके साथ ये इंजरी क्रिएट की गई होती विद इंटेंशन, विद नॉलेज, और इंजरी का नेचर ऐसा होता कि कोई व्यक्ति मर जाता, जैसे बंदूक सर पे गोली लगाया और चला नहीं, लेकिन अगर लगता तो प्रकृति के सामान्य क्रम में मरता ना, और खतरा हाईली पॉसिबल था ना, मृत्यु करने के लिए पर्याप्त था कि नहीं था, तो वो मर्डर हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए वो अटेम्प्ट है। जब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक उदाहरण देखते हुए निकलेंगे। एक व्यक्ति को गोली मारी गई, उसके पेट में, सीने में और पीठ पे गोलियां लगी। वो व्यक्ति कोमा में चला गया। 3 महीने कोमा में रहने के बाद वो ठीक हो गया, घर चला गया डिस्चार्ज होकर, और कुछ समय बाद सेप्टिक से वो मर गया। ये मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, या अटेम्प्ट टू मर्डर है? इसका जवाब आप लोग मुझे या तो कल दे दीजिएगा, या अगर कल नहीं देंगे तो जब हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिस्कशन हम लोग करेंगे उस वक्त दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।